हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पुनीत कुमार है और मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके यहाँ ये थर्ड ईयर में चलता है सब्जेक्ट। इससे पहले मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताया था। ये आपकी सेकंड यूनिट है, इंडक्शन मोटर। ठीक, इंडक्शन मोटर की बात करें तो हम यहाँ पे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अपने नॉर्मल एप्लीकेशन में या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। अगर आप अपने घर के हिसाब से देखो, डोमेस्टिक पर्पज से देखो, तो आपने आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को ही यूज करते हो। ठीक, जैसे छत का पंखा हो गया, सीलिंग फैन जो होता है, कूलर हो गया, पानी की मोटर हो गई, ये सब आपके क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में 3 फेज इंडक्शन बहुत ज़्यादा यूज होती है और छोटे एप्लीकेशंस के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी यूज करी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बता दूं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। अगर आप ये देख पा रहे हो, ठीक है, तो मैंने एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। आप बिल्कुल इसे ऐसे ना सोचें कि एक्चुअल है, समझाने के पर्पज से एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है। जैसे अगर हमारे पास ये सपोज छोड़ो एक मोटर है, ठीक है, अगर मैं इसे सामने की तरफ से काट दूं तो उसके अंदर की मुझे वाइंडिंग दिखाई देगी। तो उस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा मान के चलो। ठीक है, तो मेनली अगर मैं बात करूं इंडक्शन मोटर की, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। अगर आप कहीं पे रखी हुई भी देखोगे तो एक तो उसकी आउटर बॉडी आपको दिखती होगी और एक उससे निकली हुई शाफ्ट दिखती होगी। उस शाफ्ट के ऊपर देखा होगा आपने कि पुली वगैरह लगी रहती है जिससे हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक तो हमने देखा होगा कि इसका बाहर का पार्ट है जो कि हमारा स्टैटिक है, और एक हमने रोटेटिंग पार्ट देखा होगा। तो ऐसे ही इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर। ठीक है, उस स्टेटर में बाहर की तो बॉडी हो गई, पर बॉडी के अंदर क्या होता है, वाइंडिंग लगी रहती है, उसमें पोल्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे वाइंडिंग रखी रहती है, और अंदर जो आप शाफ्ट देखते हो उस शाफ्ट से जुड़ा रहता है रोटर। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गए, एक हो गया स्टेटर और एक हो गया रोटर। ठीक है, स्टेटर पे भी वाइंडिंग होती है, रोटर पे भी वाइंडिंग होती है। ठीक, अब इसकी वर्किंग की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए R बाई V के लिए 3 वाइंडिंग यहाँ पे दिखा दी, बट ये डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे में रहती है। ठीक है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, पर मैंने आपको छोटा छोटा सा पोर्शन करके दिखा दिया जिससे आप इजीली समझ पाओ कि R और बाई और बी यानी 3 फेज की सप्लाई हम इसके देते हैं। ठीक, जैसे ही हम इस पर 3 फेज की सप्लाई देंगे, यानी R बाई बी, तीन फेज होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे हम 3 फेज की इस पर सप्लाई देंगे तो तीनों फेजेस की वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। आपको पता है कि वाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करती करती है, बट जब हम 3 फेज की सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है। ठीक है, और वो एक स्पीड से रोटेट करता है जिसे बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड, और जिसका फॉर्मूला होता है 120 F/P। इसमें F फ्रीक्वेंसी होती है, P नंबर ऑफ पोल्स होते हैं। यानी इस स्पीड को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी स्पीड से वो फ्लक्स रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं बेटा सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, तो ये जो फ्लक्स यहाँ पर डेवलप हुआ 3 फेज सप्लाई देने की वजह से, वो एक स्पीड से रोटेट करता रहता है इन बिटवीन द एयर गैप। एयर गैप यानी जो रोटर है और स्टेटर है दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह रहती है। ठीक है, जगह नहीं रहेगी तो वो रोटेट कैसे करेगा रोटर, तो उस जगह में, उस एयर गैप में क्या रहता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा रोटेट करता रहता है बहुत तेज स्पीड से। ठीक है, जिसे कहते हैं हम सिंक्रोनस स्पीड। ठीक, अब इसकी वर्किंग अगर हम समझे तो रोटर तो हमारा रुका हुआ है और हमें यही समझाना है कि ये रोटेट करने कैसे लगता है, रोटर कैसे घूमने लगता है, कैसे वो मैकेनिकल पावर डेवलप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जैसे हमने यहाँ पे सप्लाई दी है, सप्लाई की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा एक स्पीड से, जिसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, उस स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे रोटर रुका हुआ है। ठीक, रोटर रुका हुआ है तो रोटर पे जो वाइंडिंग रखी हुई है, ठीक, उस वाइंडिंग को वो क्या करता है, कट करता है। एक सेकेंड, उस वाइंडिंग को, ये जो रोटर पे वाइंडिंग रखी हुई है, इस वाइंडिंग को वो क्या करता है, कट करता है। रोटर के ऊपर भी वाइंडिंग है जैसे हमें पता ही है, तो रोटर की वाइंडिंग को वो क्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स से रोटेट कर रहा है उसे वो कट करता है। ठीक है, अब वाइंडिंग को उसने कट करा तो वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, एज पर द फैराडे लॉ, जब कोई वाइंडिंग किसी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर है, ठीक है,
तो अगर या तो वाइंडिंग रोटेट कर रही हो या मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा हो, दोनों में से कोई भी एक चीज टाइम के साथ चेंज हो रही हो, तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वाइंडिंग तो मेरी रुकी हुई है, इनिशियली तो रोटर है वो घूमेगा नहीं। ठीक है, बट होगा क्या कि शुरू में जब ये घूमा कैसे वो हम समझ रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या करा कि पहले सप्लाई दी, सप्लाई की वजह से एक रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स आया, उस मैग्नेटिक फ्लक्स ने इस रुके हुए रोटर पे जो वाइंडिंग लगी हुई है उसको कट किया, कट करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हमारा करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे घूम रहा है, ये वाइंडिंग हमारी रुकी हुई है इनिशियली, तो इस वाइंडिंग को ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, कट करेगा। कट करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो उसकी वजह से वाइंडिंग के अंदर करंट आ जाएगा। ठीक, अब जो करंट बना है एज पर द लेंज लॉ, लेंज ने क्या बताया था कि जो करंट बनता है वो अपने कोज का अपोज करता है। कोज यानी जिस वजह से वो बना है उसका वो विरोध करता है, कि मैं जिसकी वजह से बना हूं उसको मैं क्या करूं, उसको अपोज करूं, रोकूं। ठीक है, तो ये जो करंट इसके अंदर बन के आया वो ईएमएफ की वजह से बन के आया था, और ईएमएफ किसकी वजह से बन के आया था, ईएमएफ बन के आया था इन दोनों के बीच की स्पीड का डिफरेंस। ये रुका हुआ है और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत तेजी से घूम रहा है। ठीक है, तो अब वो किसका अपोज करेगा, वो इस चीज का अपोज करेगा कि इनके बीच के स्पीड का डिफरेंस ना रहे। अगर दोनों एक ही स्पीड से घूम रहे होते तो इसकी बाइंडिंग को ये कट ही नहीं करता मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स ना घूम रहा होता। तो दो ही चीज है, करंट को अपना पैदा होने से रुकने के लिए दो ही चीज करनी पड़ेगी, या तो वो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है इसे रोक दे, तो इसे तो वो रोक नहीं सकता क्योंकि ये सप्लाई की वजह से है, बाहर से सप्लाई दे रखी है, या फिर वो इस रोटर को पे फोर्स लगा दे और रोटर भी घूमने लगे। ठीक है, तो वो रोटर पे ही एक फोर्स लगा देता है, जो करंट है वो रोटर पे ही एक फोर्स लगा देता है और रोटर हमारा रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दी स्टेटर पे, स्टेटर की वाइंडिंग से एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ जो कि हमारा रोटेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि सप्लाई हम यहाँ पे 3 फेज दे रहे हैं, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है वो हमारा रोटेटिंग नेचर का होता है। ठीक, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा एयर गैप में रोटेट करता है। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा एयर गैप में रोटेट कर रहा है। ठीक, और हमारा जो रोटर है शुरू में वो हमारा रुका हुआ रहता है, उसके ऊपर जो वाइंडिंग रखी हुई है वो भी रुकी हुई है, जब रोटर ही नहीं घूम रहा तो वाइंडिंग भी नहीं घूम रही है। ठीक है, तो इसकी वाइंडिंग जो है वो रुकी हुई है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत तेजी से घूम रहा है, तो वो इसकी वाइंडिंग को कट करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है रोटर की वाइंडिंग को कट करेगा, तो रोटर की वाइंडिंग में एक ईएमएफ आ जाएगा, उस ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, करंट अपना लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट अपने कोज का अपोज करेगा, यानी वो जिसकी वजह से बना है उसका अपोज करेगा। वो बना था ये किस वजह से बना था कि ये रुका हुआ है और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है बहुत तेजी से, यानी दोनों के बीच में स्पीड का डिफरेंस है, तभी तो ये कटा, वाइंडिंग इसकी तभी तो कट हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स से इंटरेक्ट हुई। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस चीज का अपोज करेगा कि ये रुका ना रहे, ये भी घूमना शुरू कर दे, तो वो इस रोटर पे एक फोर्स लगा देता है और ये घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, इस तरीके से इसकी वर्किंग है। इसे इंडक्शन मोटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इंड्यूस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। इंड्यूस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि इसने मैग्नेटिक फ्लक्स ने क्या करा, इसकी वाइंडिंग को कट करा है, तब ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, तो ये एक इंड्यूस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इंडक्शन मोटर बोला जाता है। अब बात करते हैं इंडक्शन मोटर के टाइप की। तो ये जो आप यहाँ पे बेटा रोटर देख रहे हो, ठीक है, ये रोटर की डिजाइनिंग के ऊपर इंडक्शन मोटर हमारी दो तरीके की होती है। ठीक है, दो तरीके की होती है, इसका रोटर हमारा दो तरीके का होता है। वो दो टाइप क्या होते हैं जल्दी से देख लेते हैं। उसके दो टाइप में पहला टाइप होता है स्क्वायरल केज टाइप, स्क्वायरल केज टाइप। ठीक है, स्क्वायरल केज टाइप जो अंदर रोटर है उसके टाइप की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो उसका कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि दो रिंग रहती है, शाफ्ट के ऊपर दोनों साइड में दो रिंग लगी रहती है, एक इधर हो गई और एक इधर हो गई, और इस रिंग में ये दोनों रिंग बिल्कुल क्लोज रहती है और इस रिंग पे बार लगी रहती है, बार का मतलब छड़। ठीक है, कंडक्टिव मटेरियल की जैसे कॉपर की बार हो गई या एल्युमिनियम की बार हो गई, इस तरीके से इस पे बार लगी रहती है। ये हो गई।
ठीक, एक ये बार हुई, ठीक है, और एक ये बार, ठीक। तो इस तरीके से, और बीच में सैफ्ट है, ठीक है, सैफ्ट के ऊपर ये पूरा रखा रहता है, जो सैफ्ट पे हम लोड वगैरह कनेक्ट करते हैं वो सैफ्ट है, तो उसके ऊपर इस तरीके से रहती है, ठीक है। और ये इस शाफ्ट पे ऐसा नहीं कि इससे इस पे करंट आ जाएगा, इस पे करंट नहीं आता, शाफ्ट से इंसुलेटेड रहती है। तो ये बार यहाँ पे लगी रहती है इस पे, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करता है इस बार को, क्योंकि बार है वायर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, चाहे एल्यूमिनियम की बनी हो या कॉपर की बनी हो, ठीक है। तो वो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो वो क्या होगा, जब फ्लक्स इसके चारों तरफ घूमेगा तो इन बार को कट करेगा, बार को कट करेगा तो इसके अंदर ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, करंट अपने कोच का अपोज करेगा, यानी जिसकी वजह से बना है वो उसका विरोध करेगा, तो विरोध करेगा तो इस पे एक फोर्स लगा देगा और ये घूमना शुरू कर देती है। तो एक तो हमारे पास ये स्पाइरल केज टाइप कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, और एक होती है हमारे पास स्लिप रिंग टाइप, स्लिप रिंग टाइप, ठीक। सेकंड वाली जो होती है स्लिप रिंग वाली में क्या होता है बेटा कि शाफ्ट हो गई, इस शाफ्ट के ऊपर यहाँ पे वायर वाइंडिंग रखी रहती है, वाइंडिंग बनी रहती है ग्रुप से, यानी उसमें जगह बनी रहती है, उन जगह के अंदर वाइंडिंग लगी रहती है, ठीक है। और वो वाइंडिंग क्या होती है, यहाँ पे स्लिप रिंग लगी रहती है। स्लिप रिंग क्या होती है, कंडक्टिंग मटेरियल की बनी रहती है, प्लेट एक तरीके से रिंग टाइप होती है, घेरा टाइप होती है, जो कि हमारी शाफ्ट से अटैच रहती है, और इसके साथ ऐसे वाइंडिंग अटैच रहती है, और साथ में यहाँ पे लगे रहते हैं ब्रशेस, ब्रश कॉपर के जो बने रहते हैं, वो सॉरी कार्बन के बने रहते हैं ब्रशेस, कार्बन के जो ब्रशेस ये लगे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो होता है ये होता है हमारा स्लिप रिंग टाइप, ये होता है हमारा स्पाइरल केज टाइप। तो दो तरीके के रोटर यूज करे जाते हैं, एक स्पाइरल केज टाइप और एक स्लिप रिंग टाइप। इन दोनों रोटर में अंतर क्या है, क्यों हम इन्हें यूज करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन के साथ के हिसाब से इन्हें यूज करा जाता है। अगर आप स्पाइरल केज टाइप रोटर को देखोगे तो इसमें क्या हो रखा है, इसमें आप देखोगे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं कि हम इसमें इसकी वाइंडिंग के अंदर कुछ भी छेड़खानी कर सके, बिल्कुल फिक्स है, बार लगी हुई है तो बिल्कुल लगी हुई है, ऐसा नहीं कि मैं इस बार के अंदर कोई रेजिस्टेंस वगैरह इंसर्ट कर सकूं या कुछ और चेंज कर सकूं, या ऐसा करंट किसी तरीके से चेंज कर सकूं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इस वाले में आप देखोगे तो यहाँ पे आपने क्या करा है कि ये जो इसके अंदर की वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को आप बाहर ले गए, मोटर से बाहर को भी इसके कनेक्शन रहते हैं, और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो इसके साथ, ठीक है। उस रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से आप इस रोटर के करंट को घटा या बढ़ा सकते हो, रोटर के अंदर जो करंट इंड्यूस होकर आया है उसे आप घटा या बढ़ा सकते हो, जबकि यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो जो करंट है वो आएगा ही आएगा, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो करंट बना वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसकी वजह से जितना फोर्स लगना होगा वो लगेगा ही लगेगा। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि बाहर से रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। उस रेजिस्टेंस की वजह से इसके अंदर का आप करंट को जो इंड्यूस होकर ईएमएफ के बाद करंट आया उस करंट को आप कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप इसकी स्पीड को रोटर साइड कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि यहाँ आप रोटर साइड से भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो स्लिप रिंग टाइप में, ठीक है। तो जहाँ पे हमें रोटर साइड से भी कंट्रोलिंग करनी होती है वहां पे हम स्लिप रिंग टाइप यूज करते हैं, जहाँ पे हमें रोटर साइड से स्पीड कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं पड़ती वहां पे हम स्क्वायरल केज टाइप यूज करते हैं। बट अब मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो मोटर होती है ये ज़्यादा एफिशिएंट रहती है, ठीक है, इसकी कॉस्ट भी कम रहती है, ठीक है, इसकी जो टॉर्क बनता है वो भी यूनिफॉर्म बनता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे हम बाहर इससे कोई कनेक्शन ले नहीं रहे, ठीक है, तो वहां पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रश वगैरह लगाने पड़ते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, मेंटेनेंस बढ़ जाती है क्योंकि ब्रश धीरे धीरे घिसने शुरू हो जाते हैं, ड्रॉप बढ़ जाता है। ड्रॉप क्यों बढ़ता है, क्योंकि ब्रशेस के अंदर ड्रॉप होता है वोल्टेज का, वो चीजें यहाँ पे नहीं रहती, सिंपल रहता है, यूनिफॉर्म टॉर्क निकलता है इससे, ठीक है, और कॉस्ट भी कम रहती है। बट इसमें स्पीड कंट्रोलिंग रोटर साइड पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ब्रश वगैरह लगाने पड़ते हैं तो महंगा होता है, मेंटेनेंस ज्यादा होती है। बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे हम रोटर साइड से भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहती है हमारी इन दोनों
3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, दोनों रोटर के अंदर, ठीक है। इस तरीके के रोटर होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे इसका नाम भी हो जाता है, जैसे स्क्वायरल केज टाइप मोटर हो गई या स्लिप रिंग टाइप मोटर हो गई, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक होती है बेटा सिंक्रोनस स्पीड। ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगी चीजें, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड होती है जिससे हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ है वो एयर गैप में जिस स्पीड से ट्रेवल करता है, यानी इसे कहते हैं, इसे डिनोट करते हैं एनएस से, ठीक है। एनएस इसका नाम क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है एनएस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, इसका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बात करते हैं स्लिप की। स्लिप बेसिकली क्या होता है, एस से डिनोट करा जाता है इसे। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। देखो बेटा, पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करता है, जब हम सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करेगा, उसकी स्पीड को मैंने सिंक्रोनस स्पीड कह दिया। अब फिर उसके बाद रोटर ने अपना स्टार्ट करा रोटेशन करना, तो उसकी स्पीड को कहते हैं रोटर स्पीड, जहाँ पे एनआर क्या होता है, रोटर की स्पीड होता है। तो रोटर की स्पीड और स्टेटर की स्पीड दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एनआर। एनआर क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटर स्पीड, ठीक है, यानी सिंक्रोनस स्पीड, स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड, स्टेटर स्पीड नहीं, स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड एनएस, ठीक है, माइनस एनआर, ठीक है, इनके डिफरेंस को कहते हैं हम स्लिप। आपको इसमें न्यूमेरिकल आते हैं और आपको परसेंटेज स्लिप निकालना होता है, ठीक है। तो परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, ये होता है परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला इनटू 100, ठीक है। तो ये आपको न्यूमेरिकल इस पे आते हैं कि ये बताइए कि परसेंटेज स्लिप कितनी है, ठीक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करे जाते हैं आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। इसमें पहला फॉर्मूला है सिंक्रोनस स्पीड, इसकी वैल्यू होती है 120 एफ अपॉन पी, जहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल। उसके बाद स्लिप का फॉर्मूला होता है, स्लिप होता है डिफरेंस बिटवीन द किस के बीच में, स्पीड का डिफरेंस, सिंक्रोनस स्पीड के बीच में डिफरेंस, और रोटर जिस स्पीड से घूम रहा है उसकी स्पीड के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करे जाते हैं। साथ में एक फॉर्मूला और होता है, अगर आप रोटर की फ्रीक्वेंसी देखोगे, रोटर में जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे, तो रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा एफ आर, रोटर साइड की फ्रीक्वेंसी कह दिया, इट विल बी एस इंटू एफ। जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है उसका कितना टाइम होता है, एस टाइम, यानी स्लिप टाइम होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर।